हेलो एवरीवन। आज के इस वन शॉट रिवीजन वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंप्लीट एटम चैप्टर को। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में एटम चैप्टर से जितना आएगा उतना मैं इस वीडियो में पढ़ाएगा। तो शुरुआत से अंत तक इस वीडियो लेक्चर को देखना। यकीन मानो, अगर इस वीडियो लेक्चर को तुमने देख लिया तो एटम चैप्टर से तुम्हारा एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं एटम चैप्टर के वन शॉट रिवीजन वीडियो को। अगर हम लोग एटम की बात करें तो एटम किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा, सबसे बेसिक, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो किसी भी केमिकल और फिजिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर हम बात करें एटम की तो एटम का अपना इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी होता है। एटम के नॉन मॉडल्स की अगर हम लोग बात करें तो हमें मालूम है कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और चारों बगल इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटता है। हमें मालूम है, जैसे अगर हम कार्बन के एटम की बात करें तो कार्बन के एटम के बीच में जो न्यूक्लियस होगा इसमें 6 प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे और चारों बगल इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटेंगे। लेकिन ये मॉडल हमें आज मालूम है तभी हम ये बोल पा रहे हैं। एक समय था जब लोगों को मालूम नहीं होता था कि एटम कैसा दिखता है, एटम कैसा होता है। तो एटम को समझने के लिए अलग अलग मॉडल्स दिए गए हैं कि एटम इस तरीके का दिख सकता है, एटम क्या ऐसा स्ट्रक्चर है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में तीन मॉडल्स बड़े ही फेमस मॉडल्स हैं। सबसे पहला मॉडल जो है वह है थॉमसन जी का मॉडल, दूसरा मॉडल जो है वह है रदरफोर्ड जी का मॉडल और तीसरा है बोर्स भाई का मॉडल। तो वन बाय वन करके तीनों मॉडल को सीखेंगे और बोर्ड में जितना क्वेश्चन आएगा 100% एफिशिएंसी के साथ वन शॉट वीडियो में कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे। थॉमसन के मॉडल की अगर बात करें तो थॉमसन भैया का मॉडल साइंटिफिक मॉडल था ही नहीं। इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा एटम एक गोला है, गोला जी, गोला। और उस स्फीयर में कहीं कहीं पर निगेटिव चार्जेस जो हैं वो इंबेडेड हैं। पूरा का पूरा जो एटम है ये पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है जिस पर कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्जेस इंबेडेड हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे तरबूज में, जी हाँ सही सुना आपने, वाटरमेलन में, तरबूज में रेड कलर का बल्की पार्ट होता है और बीच बीच में कहीं बीज होता है। तो वो जो रेड कलर का बल्की पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्जेस को और काला कलर का जो कहीं कहीं पे बीज है, सीड्स है, वो रिप्रेजेंट करता है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को। उन्होंने कहा कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होता है और इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इन्होंने कहा कि जो एटम का मेरा मॉडल है ये वाटरमेलन से रिजेंबल करता है और साथ ही इन्होंने अपने मॉडल का एक और नाम दिया, प्लम्स पडिंग मॉडल। हम लोग इनके मॉडल को प्लम्स पडिंग मॉडल भी कहते हैं। आपकी मम्मी जब खीर बनाती होंगी या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते होंगे, कोई मिठाई आपको सर्व किया जाता है तो उसके ऊपर पडिंग डाल करके, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के डेकोरेट किया जाता है। तो पूरा एटम एक खीर है और उसमें जो एटम है पूरा खीर है, वो खीर पॉजिटिवली चार्ज चीज को दिखा रहा है और बीच बीच में जो नारियल है, ड्राई फ्रूट्स है, वो सब रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को। टोटल निगेटिव पॉजिटिव चार्ज बराबर है तो एटम न्यूट्रल है। थॉमसन मॉडल का कोई साइंटिफिक सिग्निफिकेंस नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं भाई? क्योंकि ये पहला मॉडल था जिससे हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया भी मिला था। तो थॉमसन के मॉडल के बाद जो अगला मॉडल आता है वो आता है रदरफोर्ड साहब का मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल जो था वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड मॉडल था। तो इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की खासियत ये है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल है। रदरफोर्ड के 2 चेले हुआ करते थे, एक का नाम था जिगर और एक का नाम था मार्सडन। तो जिगर और मार्सडन ने बिस्मथ नाम के रेडियो एक्टिव सोर्स से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल जानते हैं क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स बोले तो हीलियम का न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल्स बोले तो हीलियम का न्यूक्लियस मतलब हीलियम प्लस प्लस। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को लीड ब्रिक्स के कॉलीमेटर के थ्रू जब बहुत पतले गोल्ड फॉइल पर बॉम्बार्ड किया, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स को जब गोल्ड फॉइल पर, सोने के पतले फॉइल पर बॉम्बार्ड किया तो अल्फा पार्टिकल्स किस तरीके से उस गोल्ड फॉइल को पास किए, किस तरीके से उनका ट्रेजेक्टरी आया, रास्ता आया, इसके आधार पर, इसके बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रपोज किया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है
अल्फा पार्टिकल के सोर्स से गोल्ड फॉइल पर गिराया गया है बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल्स के बीम को, और फिर वो कैसे पास किए हैं, वो किस तरीके से पास किए हैं, उनके ट्रैजेक्टरी को एक जिंक सल्फाइड के स्क्रीन से डिटेक्ट किया गया है। जिंक सल्फाइड यानी जेडएनएस का जो ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन की एक खास बात होती है कि जब इस स्क्रीन पर कोई चार्ज पार्टिकल गिरता है तो इसमें सिंसिलेशन यानी चमक पैदा होता है। जहां जहां चार्ज पार्टिकल गिरेगा वहां वहां चमक पैदा होगा। तो अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे गिराया गया और जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर डिटेक्ट किया गया। डिटेक्ट करने पर पता चला कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट पास कर गए, मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में सीधे पास कर गए, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे पास कर गए, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे पास कर गए। आई, इसका मतलब तो ये हुआ अल्फा पार्टिकल्स मैक्सिमम गोल्ड फॉइल से सीधे पास कर गए, मतलब एटम का मैक्सिमम हिस्सा, इससे ये कंक्लूजन निकला कि एम्प्टी स्पेस है, खाली है, खोखला है। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स लगभग 0.14% स्मॉलर एंगल्स पर गए, मान लो ऐसे गए और ऐसे स्मॉलर एंगल्स पर डेविएट कर गए, बहुत कम एंगल पर डेविएट कर गए, 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 4 डिग्री पर। कौन से अल्फा पार्टिकल डेविएट या डिफ्लेक्ट किए होंगे? अल्फा पार्टिकल पर मैंने अभी आपको बताया ये हीलियम का न्यूक्लियस है, मतलब हीलियम प्लस प्लस। मैं अभी आपको बताऊंगा हालांकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ जाओ कि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन को अगर कोई डिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसके खुद के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब ये समझ में आया कि एटम के अंदर में बहुत कम स्पेस में कहीं पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज है। हम लोग आज उस पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज को न्यूक्लियस बुलाते हैं और हमें मालूम है कि ये एटम के सेंटर पर अवस्थित है। भाई ये रिवीजन वीडियो है इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मैक्स फिजिक्स के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो बाद में उस पीडीएफ को रिव्यू कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तीसरा जो मतलब ऑब्जर्वेशन देखा गया, 8000 में से एक, मतलब बहुत कम, ना के बराबर ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो बड़े एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए, 90 डिग्री या उससे ज्यादा के एंगल पर। कुछ एक तो ऐसे भी अल्फा पार्टिकल थे जो 180 डिग्री पर वापस हो गए, मतलब जिस रास्ते से उसी रास्ते पर वापस चले गए। मतलब इन्होंने अपने रास्ते को रिट्रेस कर लिया, अपने रास्ते पर ये वापस पुनः चले गए। ऐसा कैसे हुआ होगा? देखो, हमारे एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस है, आज हमें मालूम है। तो अल्फा पार्टिकल जब ट्रेवल कर रहे होंगे तो वैसा अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के सेंट्रल लाइन, मतलब न्यूक्लियस के एकदम सामने से गुजर रहा होगा, तो न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज चीज है, मतलब इस पे प्रोटॉन्स हैं तो बहुत हैवी पॉजिटिव चार्ज इस पर है। और साथ ही अल्फा पार्टिकल पर तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। और हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गोल्ड फॉइल पर, गोल्ड का न्यूक्लियस इसके रिस्पेक्टिव बहुत अधिक पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसका मास भी इसके रिस्पेक्टिव बहुत ज्यादा होता है। तो जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नजदीक जाने की कोशिश किया होगा, चेष्टा किया होगा, तो अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस ने रिपेल कर दिया होगा। ये नजदीक जा रहा होगा, अल्फा पार्टिकल इसको रिपेल कर रहा होगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो रही होगी और ये रिटर्न बैक हो जा रहा होगा। मतलब एटम के सेंटर में बहुत कम जगह में एक डेंसर पार्ट है, मतलब अच्छे डेंसिटी का पार्ट है, ज्यादा डेंसिटी का पार्ट है, जिसको हम न्यूक्लियस बुलाते हैं। और ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये चीज आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करना है कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। तो एक क्वेश्चन बनता है अल्फा पार्टिकल क्या है उस पर। तो अल्फा पार्टिकल मैंने आपको बताया ये हीलियम का न्यूक्लियस है। सर नहीं समझ में आया भैया, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता ही है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, छीन लो, इसको कंगाल बना दो, भिखारी बना दो, तो ये हीलियम प्लस प्लस हो गया। इसी हीलियम प्लस प्लस को हम लोग क्या बुलाते हैं? इसी भाई साहब को हम लोग बुलाते हैं अल्फा पार्टिकल। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है, तो आप बोल देना कि अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो +2e के बराबर होता है। अगर आपसे पूछेगा कोई कि अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, भाई साहब अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, तो ये हीलियम का न्यूक्लियस है, तो हीलियम का न्यूक्लियस है तो हीलियम के एटम के बराबर मास होगा। या हाइड्रोजन के टर्म में कोई पूछेगा तो हाइड्रोजन के मास का 4 गुना इसका मास होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन।
अल्फा पार्टिकल पर चार्ज याद रखना +2e यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ई की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अल्फा पार्टिकल का सोर्स रेडॉन हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। अल्फा पार्टिकल्स जब अगर हम लोग बात करें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की, तो इसमें अल्फा पार्टिकल का स्पीड 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का रहा था। तो अल्फा पार्टिकल्स के बारे में आप चार्ज और इसका मास ध्यान पे रख लेना। जिगर और मार्सडन के एक्सपेरिमेंट में जो स्पीड था अल्फा पार्टिकल का वो आपके सामने दिया हुआ है। इन चीजों को आप बस इतना ध्यान रख लेना कि अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या है, सोर्स का नाम बस याद रख लेना, बाकी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। मैंने बताया आपको कि अल्फा पार्टिकल जा रहा था। अब ये न्यूक्लियस, इस पर तो बहुत अधिक पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पर बहुत अधिक Ze के बराबर पॉजिटिव चार्ज है। जो अल्फा पार्टिकल जा रहा था, इस अल्फा पार्टिकल पर 2e के बराबर पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के नजदीक जा रहा था, न्यूक्लियस के ठीक सामने सेंट्रल लाइन के अलोंग न्यूक्लियस अपने कूलम्बियन फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इसको रिपेल कर रहा था। मतलब धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो रही थी, फिर भी ये कोशिश करके उसके और नजदीक जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक मिनिमम डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच, जहां पर जाके अल्फा पार्टिकल को इस तरीके से रिपेल कर देगा कि इसकी स्पीड 0 हो जाएगी और ये रिटर्न हो जाएगा, मतलब रिट्रेस कर लेगा अपने रास्ते को। उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की अगर हम लोग बात करें, एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब ½ mv² ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इस दोनों के बीच के पोटेंशियल एनर्जी में। मान लो कि इन दोनों के बीच का जो स्टॉपिंग ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, k q1q2/r² यानी k e q1 मतलब क्या 2e, अल्फा पार्टिकल का क्या चार्ज, क्या 2e इंटू न्यूक्लियस का चार्ज Ze बाई कितना r, सॉरी r² मैंने बोल दिया था r। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे r डिस्टेंस पर इनके बीच का ये फॉर्मूला कहां से आ गया, तो अगर एक चार्ज q1 हो, दूसरा चार्ज q2 हो, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसका फॉर्मूला होता है k q1q2/r। मैंने बस वहां से लिखा। तो यहां से आप चाहें तो यहां से आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस r को यहां लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा k इंटू 2e इंटू Ze। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 2k Ze² बाई कितना ½ mv² को नीचे भेज दो, ½ mv²। अब चाहो तो 2 को ऊपर भेज दो। ये हमारा हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब न्यूक्लियस के कितना पास जा सकता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना करीब जा सकता है, कितना करीब जाके रिटर्न बैक हो जाएगा, रिट्रेस कर लेगा अपने आप को, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके बाद जो एक सवाल बनता है इस पर, वो बनता है व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर। देखो कोई अल्फा पार्टिकल, बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल जा रहा था, एक पॉइंट पर जाके वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो अल्फा पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कुछ और था और बाद में ये डिफ्लेक्ट होके कुछ और एंगल पे चला जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और न्यूक्लियस का जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस, इसके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा अल्फा पार्टिकल उतना दूर था, मतलब उसका डिफ्लेक्शन उतना कम होगा। उस अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा जो न्यूक्लियस के नजदीक होके गुजरेगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लेना, एक चमका कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लेना कि डिफ्लेक्शन जो है किसी अल्फा पार्टिकल का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंपैक्ट पैरामीटर के। अगर इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा, मतलब ये अधिक दूर से जाएगा, तो डिफ्लेक्शन कम होगी एंड वाइस वर्सा। याद रखना इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला, वैसे ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोग को नहीं देखना है, फॉर्मूला याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रख लेना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, अल्फा पार्टिकल को जब फेंके थे तो उसके वेलोसिटी का दिशा और न्यूक्लियस के सेंट्रल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर जितना कम होगा, मतलब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के उतना करीब होके जाएगा, और जितना करीब होके जाएगा उसका डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा, उसके डिफ्लेक्शन का एक्सटेंट उतना अधिक होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलते हैं आगे।
वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करना मत भूलना। टेलीग्राम का लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे मैथ्स फिजिक्स, फिजिक्स फॉर इंजीनियर नवनीत, तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बोर्ड के लिए जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं तमाम यहाँ पे आपको बता दूंगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट जूस की बात करें कि ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से बन सकता है, एमसीक्यू कहाँ कहाँ से बन सकता है, तो आपको ये समझ में आ गया कि रदरफोर्ड का मॉडल एक तरह से इन्होंने कहा था कि मेरा मॉडल प्लानेटरी मॉडल है। जिस तरीके से प्लैनेट्स का रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों बगल इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्यूशन होता है। तो रदरफोर्ड के मॉडल को ही प्लानेटरी मॉडल भी बुलाते हैं। जैसे थॉमसन के मॉडल को वाटरमेलन मॉडल या प्लम स्पडिंग मॉडल बुलाते हैं, रदरफोर्ड के मॉडल को हम लोग प्लानेटरी मॉडल भी बुलाते हैं। अब एक चीज समझिएगा, आपके पास जो एटम है, इस एटम का मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम पार्ट खोखला है। मतलब एटम का अंदर में जो पूरा का पूरा मास है, वैसे भी आपको मालूम होगा इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के रिस्पेक्ट में कम होता है। तो एटम के पूरे मास के लिए, एटम के डेंसिटी के लिए, एटम के घनत्व के लिए या वजन के लिए जिम्मेदार होता है न्यूक्लियस। कौन जिम्मेदार होता है? न्यूक्लियस। एटम का पूरा मास न्यूक्लियस की वजह से है। लेकिन एटम जो वॉल्यूम छेकता है, जो जगह छेकता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन और उसका ऑर्बिट। आपको मैंने क्या बताया, आपको ऐसे याद रखना है कि क्रिकेट का स्टेडियम है एक, और उस क्रिकेट के स्टेडियम के सेंटर पर एक मटर का दाना रखा हुआ है। तो क्रिकेट का स्टेडियम पूरा का पूरा एटम और उसके सेंटर पे रखा हुआ मटर का दाना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस को। आप सोचो न्यूक्लियस कितना छोटा है, कितना छोटा है, कितना छोटा है एटम के साइज के रिस्पेक्ट में। आपके घर में आपको जितना इज्जत मिलता है, ये उससे भी अधिक छोटा है। तो याद रखना कि पूरे के पूरे एटम के मास के लिए जिम्मेदार न्यूक्लियस है और वॉल्यूम के लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है। अब रदरफोर्ड के मॉडल को डिस्कार्ड क्यों किया गया? जब इतना सब कुछ पढ़ा दिया आप, जब इतना सब कुछ बता दिया गया, तो फिर रदरफोर्ड के मॉडल में कमी कहां रह गई? रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों बगल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होगी, और अगर किसी चीज की एनर्जी धीरे धीरे कम हो तो उसका स्पीड कम होगा, होते 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 उसका रेडियस कम होते होते जाके वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, बम से विस्फोट हो जाएगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों स्टेबल नहीं रह पाएंगे। आप अगर एक रस्सी से कंकर को बांध के ऐसे घुमाओ और धीरे धीरे उसमें एनर्जी देना छोड़ दो, उसका एनर्जी कम होते 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 रेडियस कम होता जाएगा, आपके हाथ में लटका के हाथे पे आके गिर जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और धीरे धीरे अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करेगा, अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा, तो उसका एनर्जी धीरे धीरे कम होगा। इन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी धीरे धीरे कम होगा और इवेंचुअली धीरे धीरे एनर्जी कम होते 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 न्यूक्लियस पे आके ही गिर जाएगा। तो ना न्यूक्लियस स्टेबल हुआ, ना इलेक्ट्रॉन स्टेबल हुआ। तो फिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं रदरफोर्ड के मॉडल का? रदरफोर्ड के मॉडल से एक आइडिया तो लग गया कि एटम के सेंटर पे एक डेंस पार्ट है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसी को बोर साहब ने आगे कैरी फॉरवर्ड किया था। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है रदरफोर्ड भैया के मॉडल से। और आगे चलते हैं हम लोग कुछ छोटे मोटे डेरिवेशंस पर। बहुत बेसिक से कुछ डेरिवेशंस हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों बगल चक्कर काट रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा? तो अगर कोई चीज सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटता है या सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको बता दूं कि यहां पर आपका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड Ze, मतलब अगर इसका एटॉमिक नंबर Z है किसी एटम का, तो एटॉमिक नंबर Z होने का मतलब है उसके न्यूक्लियस में Z के बराबर प्रोटॉन्स होंगे, तो इस पर चार्ज हो गया प्लस Ze के बराबर, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया। हम लोग अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें, ये मान लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E के बराबर हो गया, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके तरह बिहेव करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। आपको मालूम है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r, ये बराबर होगा किसके? k Ze इंटू ई। Ze मतलब न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज और E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, भाई कितना? r²।
यहां से अगर हम लोग रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट निकालें या वी स्क्वायर का वैल्यू निकालें, दो चीज हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ आर से पहले तो आर स्क्वायर कट गया, तो यहां से हमारे पास वी स्क्वायर बराबर आ गया के जेड ई स्क्वायर बट्टा कितना, के जेड ई स्क्वायर बट्टा आर। ठीक है, ये हमारे पास वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। आप कंफ्यूज मत होना अगर आपकी किताब में के की वैल्यू दी हुई हो। के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये आपके पास वी स्क्वायर का वैल्यू आया। मैंने वी स्क्वायर का वैल्यू आपको इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये आगे के डेरिवेशंस में काम आएगा। और यहां से अगर हम लोग आर का वैल्यू निकालें तो आप देख लो, यहां से अगर आप रेडियस का वैल्यू निकालोगे, यहां से अगर आप रेडियस का वैल्यू निकालोगे तो आर बराबर क्या होगा, इसको इधर भेज दो और वी स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, तो आर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। देखो ना, इस आर को इधर भेज दियो और वी स्क्वायर को नीचे ले आए हो, जेड ई स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ये आपके रेडियस का फॉर्मूला बन गया। तो आपको दोनों फॉर्मूलों को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, फॉर्मूलों को ध्यान में क्या ही रखोगे, जो मैं अभी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एनर्जी वाला उसको मेनली ध्यान में रखना। अब अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारा, ये क्या होता है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन v स्पीड से r रेडियस में घूम रहा है तो हमने v स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाल लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जेड ई स्क्वायर बाई आर निकाल लिया ना। तो आप अगर हाफ एम वी स्क्वायर में, यहां पर सब लोग समझ लेना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आप अगर हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, हाफ m और v स्क्वायर के जगह पे पुट कर दो ये वाला वैल्यू, तो ये हो गया जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया जेड ई स्क्वायर एम। ठीक है, भाई कितना, जेड ई स्क्वायर एम। अच्छा, यहाँ हम लोग m को लिखना भूल गए थे, एम बी स्क्वायर का m नीचे आता ना, ये m लिखना भूल गए थे, सॉरी, ये m लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर भी कैरी ऑन फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये m यहाँ पर भी रह जाएगा, यहाँ m लिखना भूल गए थे, यहाँ ध्यान दे देना m लिखना भूल गए थे। तो अब अगर निकालोगे तो ये हमारे पास क्या है, जेड ई स्क्वायर, हमारे पास एम बी बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट एम आर। ठीक है, तो m से m गया, यहाँ देखो बोर्ड पर, m से m गया, m से m गया, और काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आ गया, ये क्या आ गया, जेड ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नोट आर। ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। ये क्या आ गया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आ गया जेड ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नोट आर। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालें, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वही के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर नहीं, मैं बार बार आर स्क्वायर बोल देता हूँ, जस्ट एक बैच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताया हूँ इसलिए मुंह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, के जगह पे लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1। दो चार्ज है, एक न्यूक्लियस, अगर ये एटम में जेड प्रोटॉन होगा, एटॉमिक नंबर इसका जेड है, तो इसके न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, जेड इंटू ई के बराबर, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, ई, लेकिन माइनस ई, पोटेंशियल एनर्जी में साइन भी लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा जेड ई इंटू माइनस ई बट्टा आर। मतलब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ये आ गया माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 8 पाई, सॉरी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करता हूं, ये इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ताकि टोटल एनर्जी निकालूंगा ना, यहाँ 8 पाई एप्सिलॉन नोट है, यहाँ पर भी अगर 8 पाई एप्सिलॉन नोट है तो एलसीएम लेने में आसानी होगा। तो मैं ऊपर भी यहाँ पे ये जो हमारा आया जेडी माइनस आया था जेडी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट आ रहा था, लेकिन मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हूं ताकि जोड़ने में मुझे आसानी हो, मतलब एलसीएम लेने में आसानी हो। अब अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगा, देखो मैंने कुछ नहीं किया, सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर करके वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, आर की वैल्यू निकाल ली, और उसके अकॉर्डिंग हाफ एम बी स्क्वायर के काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, के Q1 Q2 बाई आर करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। अब मैं दोनों को जोड़ दूंगा, टोटल एनर्जी निकालूंगा, तो टोटल एनर्जी क्या निकलेगा, ये निकलेगा जेडी स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नोट आर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो क्या निकला है, -2 जेडी स्क्वायर
बाई 8 पाई एप्सिलॉन नोट आर। सॉल्व करो, x माइनस 2x तो माइनस एक्स, यानी एनर्जी हमारे पास आ गया माइनस जेडी स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नोट आर। मतलब आपके एटम में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है। आपके एटम में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, जो इस बात की गवाही देता है, जो इस बात को समझाता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाइंडेड है, बाइंडेड है। याद रखना, अगर किसी सिस्टम में किसी एलिमेंट का एनर्जी नेगेटिव आ रहा है तो वो एलिमेंट उस सिस्टम से बंधा हुआ है, बाइंडेड है। इतना के बराबर एनर्जी लाना के देना पड़ेगा इसको, तब ये यहां से ब्रेक होके बाहर जाएगा। तो याद रखना कि ये टर्म का कॉन्सेप्ट याद रखना कि आपके इलेक्ट्रॉन का, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान पे रखना। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बोर्स के एटॉमिक मॉडल पर। बोर एक नील्स बोर बहुत स्मार्ट साइंटिस्ट था, बहुत स्मार्ट साइंटिस्ट था। इसने क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरीज को मिलाया और उस क्लासिकल और क्वांटम के जो मॉडर्न थ्योरीज थे उनको मिलाया, और मिला करके इसने 3 पोस्टुलेट दिए। और इसका जो मॉडल है रदरफोर्ड के मॉडल का ही कंटिन्यूएशन है। रदरफोर्ड के मॉडल में जो एक लिमिटेशन आ गया था, जो एक डिसएडवांटेज खामी आ गई थी कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता रहेगा तो एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी छोड़ते छोड़ते न्यूक्लियस पे जाके गिर जाएगा। इसने बस उसका तोड़ दिया, मतलब उसका इसने एक क्लियर स्टेटमेंट निकाल के दे दिया कि उस खामी को हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं, उस चीज को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। तो आओ बड़े आसानी से हम लोग नील्स बोर के पोस्टुलेट को समझते हैं। नील्स बोर ने सबसे पहले ये कहा कि एटम में ना इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं बहुआ सकता है। एटम में न्यूक्लियस के चारों बगल कुछ फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल हैं, या जिनको हम लोग नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर काट सकता है। मतलब नील्स बोर ने कहा कि न्यूक्लियस के चारों बगल, ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों बगल कुछ फिक्स ऑर्बिट्स हैं जिनको हम लोग नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। मतलब जब तक इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा, इन स्टेशनरी ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ये नील्स बोर का पहला एजम्पशन, पहला पोस्टुलेट था। इसी स्टेशनरी ऑर्बिट को हम लोग एनर्जी लेवल के नाम से भी बुलाते हैं। इसको ही हम लोग एनर्जी लेवल के नाम से भी बुलाते हैं। मतलब नील्स बोर साहब ने कहा कि तुम्हारे एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं चक्कर काट लेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ ऑर्बिट्स में चक्कर काटेगा, और इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर काटेगा, उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर काटेगा जिन ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट था। पहले तो बोर्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिट में चक्कर नहीं काट सकता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ फिक्स ऑर्बिट में चक्कर काटेगा जहां एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता है। तो उन ऑर्बिट्स को हम लोग कहते हैं नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स या स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। उनको बोलते हैं नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स या स्टेशनरी ऑर्बिट। लोगों ने कहा कि भाई साहब कैसे पहचानोगे नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट को, कैसे पहचानोगे स्टेशनरी ऑर्बिट को? नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एटम के चारों बगल सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर काट सकता है। मान लो ये आर रेडियस में v स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन का मास m है। अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चल रहा है v स्पीड से तो m इंटू वी, ये इसका लीनियर मोमेंटम होता है, p से दिखाते हैं। और अगर कोई m मास का बॉडी v स्पीड से r रेडियस में घूम रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है m v इंटू जिस रेडियस में चक्कर काट रहा है r। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जहां इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम को L से दिखाते हैं, MVR, ये h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। मतलब ये वही चक्कर काटेगा जहां MVR h/2 पाई हो, 2h/2 पाई हो, 3h/2 पाई हो। मतलब जहां पर n की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे इंटीजर में जाएगा, n जहां पर इंटीजर फैमिली को बिलोंग करेगा। मतलब पहला स्टेटमेंट क्लियर है कि एटम में हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता है, सिर्फ नॉन रेडिएटिंग या स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा।
और दूसरा स्टेटमेंट क्लियर है कि जहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक की तमाम चीजें क्लियर है। अब समझो, अब इसका थर्ड पोस्टुलेट, फिर लोगों ने कहा कि अगर ऐसा है तो एटम से जो एनर्जी निकलता है उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। इसने कहा, नील्स बोर ने कहा कि हमारे एटम में ना, ये न्यूक्लियस है ना, अगर न्यूक्लियस है ना तो न्यूक्लियस में सारे ऑर्बिट का अपना एनर्जी लेवल होता है। मान लो पहले का E1 है, दूसरे का E2 है, तीसरे का E3 है। तो एटम से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, मतलब एटम अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है बाहर से तो वो, या अगर एटम अपने अंदर से एनर्जी रिलीज कर रहा है मतलब एनर्जी का एमिशन, तब होगा। एटम से एनर्जी बाहर तब निकलेगा, या एटम बाहर की एनर्जी को तब एब्जॉर्ब करेगा जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूदेगा तो दो तरह का कूदना संभव हो सकता है। एक, अगर इलेक्ट्रॉन हायर, हर ऑर्बिट का अपना कुछ ना कुछ एनर्जी वैल्यू होता है, एनर्जी लेवल जिसको बोलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल, हायर में ज्यादा एनर्जी पे था, लोअर में कम एनर्जी पे जाएगा, तो उसके एनर्जी, जैसे मान लो कि हायर में एनर्जी था उसका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लेते हैं, वैसे तो निगेटिव में होता है, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लोअर में उसके अकॉर्डिंग कुछ और था। तो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा ना, जो एनर्जी का अंतर होगा ना, उसके मतलब एग्जांपल के तौर पर समझो कि मान लो 10 से 4 में गया तो वहां रहने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, पहले इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी को रेडिएशन के रूप में, तरंग के रूप में, वेव के रूप में रिलीज कर देगा। और अगर इसका उल्टा हुआ तो, कि 4 पर है और 10 पे ना रहा तो एटमॉस्फेयर से, अपने अगल बगल से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपना एनर्जी बढ़ा के 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेगा और कूद के 4 से 10 में चला जाएगा। तो हायर से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी का एमिशन होगा। और अगर इसका उल्टा हुआ, अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। यही कहना था बोर्स के थर्ड पोस्टुलेट का। बोर्ड का थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से सॉरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ सी है, आवाज का, थ्रोट का प्रॉब्लम हमेशा रहता ही है, सॉरी। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी के डिफरेंस या एनर्जी के अंतर के बराबर, एनर्जी के डिफरेंस के बराबर का एक रेडिएशन, एक तरंग ये छोड़ देता है, एच म्यू। एच म्यू मतलब एनर्जी, जहां पर म्यू उसका फ्रीक्वेंसी होगा, उस एनर्जी, रेडिएटेड एनर्जी या एब्जॉर्ब्ड एनर्जी या एमिटेड एनर्जी का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ये हमने बोर्स साहब के तीनों पोस्टुलेट को समझ लिया, तीनों पोस्टुलेट को समझ लिया। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अभी एग्जांपल ऐसे समझा है कि अगर इलेक्ट्रॉन E2 से जंप करके E1 में आया है तो E2 माइनस E1 के बराबर एनर्जी ये रिलीज करेगा, और ये जो एनर्जी रिलीज करेगा, ये जो एनर्जी रिलीज करेगा, ये एनर्जी एच म्यू के फॉर्म में रिलीज होगा। ये तीनों पोस्टुलेट था बोर साहब का, तीनों पोस्टुलेट ध्यान में रखना। अब एक चमका कॉन्सेप्ट याद रखना, मैंने क्या कहा तुमको कि एटम के हर ऑर्बिट में, हर नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में, हर स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, कुछ ना कुछ सर्टेन एनर्जी होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। और हाइड्रोजन, आपको पहले ये तो एक चीज मैं बता दूं कि ये जो आपका बोर का एटॉमिक मॉडल है ना, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसीज में लगता है, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसीज में लगता है, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसीज में लगता है, ठीक है। तो E बराबर -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट या nth सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है तो यहाँ का एनर्जी लेवल E1 जो होगा ये -13.6 बाई 1 का स्क्वायर यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। जैसे जैसे आप बाहर जाओगे n बराबर 2 में वैल्यू पुट करो 2 का स्क्वायर तो -13.6 बाई 4 तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये E2 हो जाएगा, E2 में हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E1 में हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही आप किसी भी nth ऑर्बिट का, 5th का, 4th का एनर्जी निकाल सकते हो। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि 5th से 3rd में गया तो बताओ एनर्जी, कितना एनर्जी का रेडिएशन आया, तो पहले -13.6 बाई 5 स्क्वायर करके
फिफ्थ का एनर्जी निकाल लेना, -13.6 बाई 4 स्क्वायर करके फोर्थ का एनर्जी निकाल लेना और एनर्जी का डिफरेंस निकाल देना, उतना ही रेडिएशन का एनर्जी निकलेगा। उससे जुड़े हुए क्वेश्चन में तुम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ वगैरह भी निकाल सकते हो अगर तुमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो। हालांकि मैं इसके जस्ट बाद आप लोगों को जो अगला सेशन आएगा उसमें इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेक्चर के पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड करना मत भूलना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देने का प्रयास करूंगा। चलें आगे। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं अगले टॉपिक को, बोर्स मॉडल का क्या क्या लिमिटेशन था। तो सबसे पहले तो ये समझो कि बोर का मॉडल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसिस पे लगता था। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो हीलियम प्लस हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो लिथियम प्लस प्लस हो गया। ये सब वो तमाम स्पेसीज हैं जिनमें बोर्स के मॉडल को तुम अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज यानी सिंपल एटम लाइक हाइड्रोजन पर ही लगता है। बोर का एटॉमिक मॉडल सिंपल एटम लाइक हाइड्रोजन पर ही लगता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बोर के एटॉमिक मॉडल में हम लोग अभी पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रोजन है या कोई भी एटम है, हर एटम जब एनर्जी रिलीज रेडिएट करता है, एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है तो उसका अपना स्पेक्ट्रल लाइन या स्पेक्ट्रम होता है। तो कौन से स्पेक्ट्रल लाइन का इंटेंसिटी कितना है, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये बोर का मॉडल नहीं बता पाया। मतलब एटम के अंदर से होने वाले रेडिएशन का जो एनर्जी को जो हम लोग सजाते हैं स्पेक्ट्रम में, उस स्पेक्ट्रम का डिटेल्ड एनालिसिस बोर का मॉडल नहीं कर पाया। बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, लेकिन ये एविडेंस है कि बहुत सारे जगहों पर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स का भी कॉन्सेप्ट वैलिड हो रहा है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में भी ये भाई साहब बोर भैया नहीं बता पाए। तो बोर भैया का थ्योरी पढ़ के अगर बोर हो गए हो तो चलते हैं आगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझते हैं। अंतिम टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मतलब हाइड्रोजन के अंदर से जब एनर्जी रेडिएट, एनर्जी एमिट होगा या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा हाइड्रोजन के एटम से, उसके स्पेक्ट्रम को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 2 तरह का होता है, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आपको मालूम है एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब लोअर से हायर में जाएगा, और एमिशन कब होगा? जब हायर से लोअर में जाएगा। तो एमिशन स्पेक्ट्रम का ये है कि एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि हमारे पास डार्क बैकग्राउंड होता है और जहां जहां एनर्जी एमिट हुआ है वहां वहां पर ब्राइट लाइंस आ जाता है। मतलब हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ ब्राइट लाइन डार्क बैकग्राउंड पर, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब हर जगह पे ब्राइट लाइन था, जहां जहां से एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया है वहां वहां पर डार्क लाइन आ जाएगा। मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 2 तरह का होता है, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम डार्क लाइन पर ब्राइट लाइंस, और हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ब्राइट लाइंस पर डार्क लाइंस का स्पेक्ट्रल लाइंस का बनना हो गया। तो हाइड्रोजन एटम से जब इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट के अंदर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो जो एनर्जी का स्पेक्ट्रल बनेगा उसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में टोटल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं वो होता है लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड। ठीक है, लाइमन का मतलब लाइमन, ये सब अलग अलग एमिशन स्पेक्ट्रम का नाम है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में कूद करके आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कूद करके आएगा तो हायर से लोअर में आ रहा है, तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा इस रेडिएशन को, इसका नाम दिया गया है लाइमन सीरीज। उस रेडिएशन के सीरीज का नाम दिया गया लाइमन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है nth ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, मतलब थर्ड से सेकंड में या फोर्थ से सेकंड में या फिफ्थ से सेकंड में या सिक्स्थ सेकंड में, तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में ला रहा है, तो जो स्पेक्ट्रल सीरीज बनता है उसको बोलते हैं बामर सीरीज। उसके बाद पैस्टन सीरीज। अगर nth ऑर्बिट लेवल से थर्ड ऑर्बिट में आएगा तो उसको बोलते हैं पैस्टन सीरीज, है ना। अगर nth ऑर्बिट से फोर्थ में आएगा, मतलब फिफ्थ से फोर्थ में आना हुआ, सिक्स्थ से फोर्थ में आना हुआ, सेवेंथ से फोर्थ में आना हुआ, ठीक है। और फंड सीरीज का मतलब nth से फिफ्थ ऑर्बिट में आना। सब लोग समझो, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइन में ये 5 सीरीज होता है। अगर इन्फिनिटी से 1 में, 7 से 1 में, 6 से 1 में, 5 से 1 में, 4 से 1 में, 3 से, मतलब 1 से परे किसी भी एनर्जी लेवल से 1 में कूद करके आ रहा है तो हो जाएगा ये लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में जो रेंज निकलता है या रेडिएशन निकलता है, इसका वेवलेंथ यूवी रीजन में आता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है।
उसी तरीके से इंफिनिटी से सेकंड में आए, फिफ्थ से सेकंड में आए, सिक्स से सेकंड में आए, थर्ड से सेकंड में आए, तब जो स्पेक्ट्रम निकलता है उसको बोलते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज विजिबल होता है, मतलब इसके कलर्स विपकोर वाले कलर्स होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है, अगर इंफिनिटी से, 7 से, 6 से, 5 से थर्ड में आ रहा है तो उसको बोलते हैं पास्टन सीरीज। इसका रेडिएशन IR रेज, इंफ्रारेड वेव्स के आसपास होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है। मैं अभी वेवलेंथ के फॉर्मूले पे भी आऊंगा। अगर nth से फोर्थ में आ रहा है तो ब्रैकेट, और nth ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है, मतलब 6 से फिफ्थ में आ रहा है, 7 से फिफ्थ में आ रहा है, तब जो रेडिएशन निकलेगा उस रेडिएशन का नाम दिया गया फंड सीरीज। इन नामों का कोई मीनिंग नहीं है, जिस जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया है उनके नाम पर ये नाम हम लोग रखते चले गए हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर में वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लो सब लोग समझना एक चीज को, अगर इलेक्ट्रॉन N2 से मतलब यहां पे हम लोगों ने N2 को इनिशियल स्टेट मान लिया है, N2 से N1 में जंप करके आ रहा है, मतलब E2 एनर्जी लेवल से E1 एनर्जी लेवल में जंप करके आ रहा है, तब जो एमिशन होता है, इस एमिशन का जो एनर्जी, मतलब क्या एमिट होगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो एनर्जी रेडिएट होगा, और उस एनर्जी का, उस ऊर्जा का जो वेवलेंथ होगा, उस वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1 by लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू 1 by N1 का स्क्वायर माइनस 1 by N2 का स्क्वायर। N1 मतलब जहां आ रहा है, N1 मतलब फाइनल स्टेट, और N2 मतलब जहां से आ रहा है, मतलब इनिशियल स्टेट, हायर एनर्जी लेवल। ये फॉर्मूला होता है इसका, आपके सामने है फॉर्मूला 1 by लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू 1 by N1 का स्क्वायर माइनस 1 by N2 का स्क्वायर। यहां पर R जो है रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 टू दी पावर 7 पर मीटर। इसका डायमेंशन अगर निकालोगे तो पर मीटर है तो L टू दी पावर माइनस 1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है रेडिएशन के वेवलेंथ का। अब हमको आप अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि लाइमन सीरीज का मतलब क्या होता है, कहां से जंप करके कहां आ रहा है। लाइमन सीरीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कहीं भी था नहीं मालूम, इलेक्ट्रॉन कहां था नहीं मालूम, लेकिन nth ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। उसके बाद तो इसमें अगर फॉर्मूला बनाओगे तो इसमें फाइनल स्टेट तो क्या हो गया, N1 बराबर 1, मतलब बाद में जंप करके पहले में आ रहा है। आ कहां से सकता है, N1 से बड़े सारे से आ सकता है, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, इन्फिनिटी तक से आ सकता है। मैक्सिमम वेवलेंथ तब बनेगा जब 2 से 1 में आएगा, और मिनिमम वेवलेंथ तब बनेगा जब इन्फिनिटी से 1 में आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर हम बात करें लाइमन सीरीज के अंदर में वेवलेंथ का फॉर्मूला, तो ये तो फिक्स हो गया ना कि आना कहां पे है, nth ऑर्बिट से, सेकंड से फर्स्ट में, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में आना है। फर्स्ट में कहां से आना ये नहीं मालूम, तो सवाल में दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके वेवलेंथ निकाल दिया करेंगे। बामर सीरीज में आना कहां पे है, सेकंड में, मतलब बामर सीरीज का मतलब हुआ कि पहले का स्टेट क्या था वो नहीं मालूम, 2 से कुछ बड़ा होगा, लेकिन आना है कूद करके कहां पे, 2 में। तो अगर सवाल आएगा कि बामर सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ, तो उसमें N1 का वैल्यू तो 2 बामर सीरीज में फिक्स ही है, N2 का वैल्यू 3 ले लेना, और मिनिमम वेवलेंथ बताओ तो N2 का वैल्यू इन्फिनिटी ले लेना। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे ही पास्टन सीरीज की बात करो तो पास्टन सीरीज का मतलब क्या, कहां से आ रहा है, 3 से बड़े किसी भी ऑर्बिट से आ रहा है, 4 से, 5 से, 6 से, लेकिन आना कहां पे है, 3 पे। एक चीज याद रख लेना, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम होगा, ये स्पेक्ट्रम लाइमन सीरीज में यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेगा। यहाँ का जो स्पेक्ट्रम लाई करेगा कहाँ का, आपका बामर सीरीज का लाइमन के बाद जो लाई करेगा ये विजिबल रीजन में लाई करेगा, और ये आपका लाई करेगा इंफ्रारेड रीजन में। इसके बाद सारा इंफ्रारेड रीजन में। तो आपको पास्टन समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें किसकी, ब्रैकेट सीरीज की, तो फिक्स है आना है फोर्थ में। कहाँ आना है, फोर्थ में आना है। और कहां से आना है, फोर्थ से बड़े किसी भी एनर्जी लेवल से, E5 से E4 में आया तो भी ब्रैकेट सीरीज, 6 से आया तो भी, 7 से आया 4 में तो भी ब्रैकेट सीरीज। तो ये हो गया ब्रैकेट। तो N1 की वैल्यू इसमें 4 हो जाएगी, और N2 की वैल्यू 4 से बड़ी 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम होगा ये लाई करेगा किस में, इंफ्रारेड रीजन में। मैंने क्या बोला, 3 के बाद सारे में वही कंडीशन लागू कर देना है, ठीक है। और अगर हम लोग फंड सीरीज की बात करें तो फंड सीरीज में वही कहानी है, यहाँ पे आना है फिफ्थ में। कहाँ से आना है, 6 से 7 से। क्वेश्चन बनेगा मैक्सिमम वेवलेंथ का, तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए 5 से 4 कर देना, मिनिमम का तो इन्फिनिटी से 4 कर देना।
तो ये हमने पढ़ लिया एटम चैप्टर को। एटम चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएगा, जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं बोर्ड के लिए, इन्हीं कॉन्साइज कॉन्सेप्ट से आएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, अपने अकॉर्डिंग एटम चैप्टर के क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कर लेना, और बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे न्यूक्लियाई और बाकी चैप्टर्स के भी वन शॉट रिवीजन वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफी मेहनत लगता है। और वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपको अगर किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताना। बहुत बहुत मोहब्बत, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।